बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तो राजकीय भवनों का लोकार्पण कार्यक्रम होने जा रहा है और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने परेड की सलामी भी ले ली है। प्रदेश की बेटियां आगे बढ़ रही हैं, ये कहना सीएम योगी आदित्यनाथ का रहा और उन्होंने ये भी बताया कि पुलिस भर्ती की प्रक्रिया पूरी हुई है, यूपी में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है और यूपी में पारदर्शी तरीके से भर्ती हो रही है। तो एक खबर आपको बता रहे हैं जहां पर राजकीय भवनों का लोकार्पण कार्यक्रम ये चल रहा था, जिस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने परेड की सलामी ली और इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि प्रदेश की बेटियां आगे बढ़ रही हैं। तो सीएम योगी ने परेड की सलामी ली। यूपी में पारदर्शी तरीके से भर्ती हो रही है, सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना। राजकीय भवनों का लोकार्पण कार्यक्रम ये बताया जा रहा है और जिसमें फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए थे और सुबह 9:30 बजे ही ये कार्यक्रम शुरू होना था और ठीक समय के अनुसार सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे, जिसके बाद से बालिकाओं से उन्होंने बातचीत भी की और संबोधन भी दिया। तो यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने कहा कि बेहतर स्थिति में इसे देखा जा रहा है। कानपुर को आज 14,629 करोड़ की सौगात मिलने जा रही है। नितिन गडकरी विकास योजनाओं को हरी झंडी दिखाएंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो 8,406 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण होना है। 6,223 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। वहीं कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे निर्माण को हरी झंडी दिखाएंगे। तो दिसंबर 2023 तक बन जाएगा कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे और 3D AMG टेक्नोलॉजी से लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। देश का पहला एक्सप्रेसवे होगा जिसमें कि 3D AMG टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। रमादेवी गोल चौराहा फ्लाईओवर का शिलान्यास भी किया जाना है। करीब सुबह 10 बजे बाबूपुरवा न्यू सेंट्रल पार्क पहुंचेंगे नितिन गडकरी और बाबूपुरवा न्यू सेंट्रल पार्क पहुंच करके जनसभा को उन्होंने संबोधित भी किया। विकास कार्यों से कई जिलों को फायदा भी पहुंचेगा, ये कहना था। और वहीं ये भी कहा गया है कि उन्नाव, लखनऊ, सीतापुर, हरदोई और कई जिलों को इसका फायदा पहुंचेगा। विकास कार्यों से लाखों लोग लाभान्वित होंगे। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और 8,406 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण इस दौरान किया जाना है। तो 6,223 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास भी किया जाना है। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे के निर्माण को हरी झंडी दिखाई जाएगी। तो वहीं ठंड और प्रदूषण के बीच में दिल्ली एनसीआर में बारिश ने अब दिल्ली और नोएडा और साथ ही गाजियाबाद में झमाझम बारिश देखने को मिली है। कड़ाके की ठंड के बीच बारिश से एक बार फिर से ठंड बढ़ गई है। दिल्ली में अगले 3 दिनों तक बारिश के आसार बताए जा रहे हैं और इसी तरीके से बारिश के बाद जिस तरीके की स्थिति इस वक्त दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में देखने को मिली है, दरअसल बारिश के बाद से ही कड़ाके की ठंड बढ़ चुकी है और अब भी यह अनुमान जताया जा रहा है कि आने वाले समय में यानी कि 2-3 दिन तक इसी तरीके से बारिश के आसार बने रहेंगे। तो दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में झमाझम बारिश सुबह से हो रही है और ऐसे में कड़ाके की ठंड के बीच भी अब बारिश का सितम भी लोगों को झेलना पड़ रहा है, जिसकी वजह से ठंडक और बढ़ गई है और ठंड से लोगों को राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। ये कहा जा रहा है कि अब भी कुछ दिनों तक और इसी तरीके से बरसात होने के आसार जताए जा रहे हैं। जहां एक और लोग ठंड की मार झेल रहे हैं, दूसरी तरफ प्रदूषण की मार, तो अब बारिश ने भी दस्तक दे करके लोगों की समस्याओं को और बढ़ा दिया है। तो दिल्ली में ठंड का सितम जिस तरीके से लगातार जारी है, ऐसे में और कड़ाके की ठंड पड़ने जा रही है क्योंकि बारिश ने एक बार फिर से और ठंड बढ़ा दी है। तो वहीं श्रावस्ती में घने कोहरे के बीच में दिन की शुरुआत हुई है और जिले के कई इलाकों में विजिबिलिटी बेहद कम रही। श्रावस्ती के लोगों की शुरुआत घने कोहरे के साथ हुई है और जनपद पर कोहरे और साथ ही ठंड का डबल अटैक भी देखने को मिला। जिले के कई इलाकों में धुंध की मोटी चादर छाई रही। श्रावस्ती के लोगों ने जिस तरीके से धुंध के साथ ही अपने दिन की शुरुआत की, ऐसे में लोगों को यातायात में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि कोहरे के कारण यहाँ पर विजिबिलिटी बेहद कम बताई जा रही है। जिले के कई इलाके धुंध की मोटी चादर ओढ़े हुए हैं और ऐसे में यातायात में वाहनों को काफी परेशानी हो रही है क्योंकि धुंध के कारण विजिबिलिटी 0 बताई जा रही है, जिस वजह से यातायात पूरी तरीके से प्रभावित नजर आ रहा है और गाड़ियां रेंगने को मजबूर हो रही हैं। तो
पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों से चल रहे बर्फीली हवाओं के चलते पूर्वांचल का तापमान भी गिरने लगा है। वाराणसी से हमारे सहयोगी ने लोगों से बातचीत की है, देखिए। पूर्वांचल का पारा भी गिरने लगा है। मैं खड़ा हूं बनारस और तस्वीरों में आपको अपने पीछे दिखा दूं किस तरीके से सुबह का समय है, लगभग 9 बज रहे हैं और सड़कों पे केवल धुंध है। ये कोहरे का धुंध है। लोग यहां से गुजर रहे हैं तो लाइट का सहारा ले रहे हैं, अपने गाड़ियों का लाइट जलाए हुए हैं। किस तरीके से पारा लुढ़का हुआ है, आवाजाही भी सुबह का समय कम है। दूसरे तरफ मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ लोग बैठे हैं और ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लिए हैं। ऐसा अलाव हर नुक्कड़ चौराहे पे बनारस में जलाए जा रहे हैं क्योंकि ठंड लगातार पारा गिर रहा है। न्यूनतम की बात की जाए तो 60 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम की बात की जाए तो 22 डिग्री सेल्सियस पारा पहुंच चुका है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो अलाव का सहारा लिए हुए, इनसे बात करेंगे। कहाँ से हैं भाई साहब? हम कुंती बिहार कॉलोनी से ही है, बनारस से। लगातार ठंड बढ़ रहा है, किस तरीके से बचाव कर रहे हैं आप लोग? हम लोग जब भी काम से निकलते हैं घर से वगैरह भी, तो कहीं भी अलाव होता है तो अपना पूरा शरीर का सेफ्टी करने के बाद थोड़ा देर अलाव पे रह के गर्म होता है, उसके बाद काम करते हैं। आप किस तरह से बचाव कर रहे हैं? देख लीजिए, आग का सहारा लिए हुए हैं, यही है, और तो कोई रास्ता है नहीं। ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो ठंड बढ़ा है और ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव का ही सहारा एकमात्र मान रहे हैं। आकाश यादव, इंडिया न्यूज, वाराणसी। तो कोहरे की चपेट में राजधानी लखनऊ बताई जा रही है। लखनऊ में भी ठीक सुबह से ही कोहरे की शुरुआत, जिस तरीके से सुबह से ही कोहरे की वजह से लोगों की शुरुआत हो रही है, ऐसे में कोहरे की चादर में लिपटी हुई राजधानी नजर आई। सड़कों पर रेंगते रहे वाहन, यानी कि कोहरे के कारण विजिबिलिटी बिल्कुल कम रही, जिस वजह से वाहनों को रेंगते हुए गुजरना पड़ रहा है, यानी कि अपनी रफ्तार धीमी करनी पड़ रही है। कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद कम बताई जा रही है लखनऊ भी, और राजधानी अब लगातार यहाँ पर भी राजधानी में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे के चलते सुबह से ही कोहरे की वजह से यातायात में भी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, और वहीं लोग अपने घरों से निकलने में भी हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अगर रास्ते पर निकला जाए तो ऐसे में विजिबिलिटी बेहद कम है, और विजिबिलिटी की वजह से यातायात में तो असुविधा हो ही रही है, और साथ ही वाहनों की जो रफ्तार है वो बेहद धीमी गति से होकर के गुजरना पड़ रहा है। तो आपको तस्वीरें भी लखनऊ की दिखा रहे हैं, जहां पर किस तरीके से कोहरे की चपेट में राजधानी लखनऊ नजर आई। सुबह से ही यहां पर मोटी धुंध नजर आई है, और इसी वजह से ये बताया जा रहा है कि यहाँ भी यातायात में लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही है, क्योंकि विजिबिलिटी बेहद कम है और लोगों को ठंड से भी काफी परेशानियों का सामना यहाँ करना पड़ रहा है। तो धुंध की मोटी चादर ओढ़ी हुई लखनऊ नजर आई। सुबह की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप कुछ गाड़ियों को भी रेंगते हुए देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्हें भी अपनी रफ्तार को धीमी करनी पड़ रही है, क्योंकि कोहरे के कारण कुछ भी सामने का नजारा दिखाई नहीं देता, जिस वजह से ऐसे में एक्सीडेंट होने का खतरा बढ़ जाता है, जिस वजह से वाहनों को अपनी रफ्तार कम करनी पड़ती है। तो ये तस्वीरें आज सुबह की लखनऊ की आपको दिखा रहे हैं। तो कोहरे की चपेट में राजधानी लखनऊ नजर आई है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का जालौन का दौरा आज का बताया जा रहा है। हेलीकॉप्टर द्वारा पहुंचेंगे उरई के टाउन हॉल। उरई के सरदार वल्लभ भाई पटेल चौराहे में स्थापित लौह पुरुष सरदार पटेल की मूर्ति का अनावरण करेंगे। तो उरई मुख्य चौराहा शहीद भगत सिंह चौराहे का लोकार्पण किया जाएगा, और साथ ही सनातन धर्म इंटर कॉलेज उरई में विराट किसान मोर्चा सम्मेलन को भी संबोधित करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नजर आएंगे। जालौन से इंडिया न्यूज संवाददाता ने तैयारियों का जायजा लिया है और सिटी मजिस्ट्रेट कुंवर वीरेंद्र सिंह से भी खास बातचीत की। देखिए, स्वतंत्र देव सिंह आज अपनी कर्म नगरी पहली बार पहुंच रहे हैं। इनका राजनीतिक दौरा है। निश्चित तौर पर यहाँ पर एक किसान सम्मेलन को वो संबोधित करेंगे। यहाँ पर तैयारियां जो है जोरों शोरों पर चल रही हैं। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये चौक है, इसका निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पर जो कारीगर है वो तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। निश्चित तौर पर ये दौरा राजनीतिक दौरा, प्रथम राजनीतिक दौरा है, अहम माना जा रहा है। इसको लेकर के प्रशासन मुस्तैद तैयारियां की जा रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उरई शहर में सिटी मजिस्ट्रेट जो हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं, क्या तैयारियां हैं? मेट्रो क्या कार्यक्रम है सर? माननीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी
आज उनका यहाँ पे जनसभा है और लगभग 12:30 बजे टाउन हॉल के हेलीपैड पर उतरेंगे। वहाँ से हमारे शहीद भगत सिंह की जो चौराहा है उसका अनावरण करने के बाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के चौराहा का अनावरण करने के बाद वो लगभग 1 बजे के आसपास अपनी जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद पुनः टाउन हॉल आकर के यहाँ से औरैया के लिए प्रस्थान करेंगे। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ सिंह स्टेट कुंवर वीरेंद्र सिंह, जिन्होंने बताया कि बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, वो यहाँ पहुंचेंगे। उनका हेलीकॉप्टर जो है औरैया के टाउन हॉल में उतरेगा और उसके बाद ये यहाँ एक जनसभा को संबोधित करेंगे। जालौन से इंडिया न्यूज के लिए मैं आशीष शेवरे। तो वहीं आगरा में IT रेड से जुड़ी अहम जानकारी सामने आई है। ओम एक्सपोर्ट्स, नोवा शूज और आहूजा इंटरनेशनल और साथ ही तारा इनोवेशन पर आयकर विभाग की कार्रवाई गुरुवार तक पूरी हो सकती है। सूत्रों की माने तो 15 ठिकानों में से अधिकांश में कागजात मिल रहे हैं। ज्यादातर रियल एस्टेट से जुड़े हुए कागजात सामने आ रहे हैं और इन चारों कंपनियों के लिंक अन्य कंपनियों के साथ जुड़े हुए बताए जा रहे हैं, जिनकी जांच अभी भी की जा रही है। मनु अलग, मानसी और चंद्रा, विजय आहूजा और सहगल है आगरा के प्रमुख जूता कारोबारी। तो इन सभी के ठिकानों पर छापा पड़ा है। IT की टीम ने ये दबिश दी है और साथ ही यहां से अभी तक जो अहम दस्तावेज बरामद किए गए हैं, दरअसल ये जो अहम दस्तावेज बताए जा रहे हैं 15 ठिकानों पर छापा पड़ने के बाद, ये सभी दस्तावेज रियल एस्टेट से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। तो IT रेड से जुड़ी ये अहम जानकारी जो सामने आई है आप तक पहुंचा रहे हैं। IT की छापेमारी हालांकि अब भी जारी है, लेकिन चौंका देने वाली बात यह है कि चारों कंपनियों के लिंक एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और ये सभी जाने माने जूता कारोबारी बताए जा रहे हैं। इनके पास से अहम दस्तावेज बरामद किए गए हैं और ये सभी दस्तावेज रियल एस्टेट से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। वहीं एस ग्रुप ने IT सर्च पर बयान दिया है। हम एजेंसी को पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं, हम कानून का पालन करने वाली कंपनी हैं, ये इस ग्रुप का कहना है। उन्होंने ये भी बताया कि हम नियमों का सख्ती से पालन करते हैं। आयकर ने 3 महीने पहले भी समूह पर छापा मारा था, हमने एजेंसी का पूरा सहयोग किया था। तो ये कहना है एस ग्रुप का। एस ग्रुप की तरफ से बयान जारी किया गया है और एस ग्रुप वही ग्रुप है जो कि बिल्डर्स के ग्रुप में सबसे नामी और सबसे नामचीन कंपनी मानी जाती है। दरअसल यहाँ पर भी इनकम टैक्स की तरफ से IT विभाग की तरफ से छापा पड़ा था और इसके बाद अब इसका बयान भी सामने आ चुका है और आपको एक स्टेटमेंट का वो कॉपी भी हम आपको दिखा रहे हैं इस ग्रुप की तरफ से जो जारी किया गया है और उन्होंने इसमें साफ तौर पर लिखा है कि हम सभी तरीके से कोऑपरेट करने को तैयार है, यानी कि हम किसी भी तरीके के लॉ से भाग नहीं रहे हैं और हम सभी कानूनों का पालन करते हैं। हमारे कंपनी पर इससे पहले भी इनकम टैक्स की रेट बढ़ चुकी है, यानी 3 महीने पहले, लेकिन उनके हाथ तब भी कुछ नहीं लगा था और उम्मीद यही की जा रही है कि हम आगे भी इसी तरीके से कोऑपरेट करते रहेंगे जब भी हमारे साथ इस तरीके की स्थितियां होती हैं। तो इस ग्रुप ने IT सर्च पर बयान जारी किया है। ये स्टेटमेंट का एक फुटेज आपको दिखा रहे हैं जिसमें साफ तौर पर इस ग्रुप ने ये कहा है कि हम पूरी तरीके से सहयोग देने को तैयार है IT विभाग को। वहीं एटा में कोरोना बम विस्फोट हुआ है। 13 कोरोना पॉजिटिव मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। बाजार में लोग बिना मास्क के अब भी घूमते हुए नजर आ रहे हैं और जनता कोरोना को कहीं ना कहीं खुद बुलावा देने का काम कर रही है। जिला प्रशासन के ढीले रवैये के चलते ये मुसीबत बन करके अब आम जनता पर बरस रही है। जिले में अब तक 13 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है, यानी कि कुल 13 मरीज अब भी एक्टिव बताए जा रहे हैं। आपको कुछ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। एटा की तस्वीर है जहां पर आप बाजार की इस तस्वीर में अगर गौर करेंगे तो यहाँ पर कई ऐसे लोग आपको नजर आएंगे जिनके चेहरे पर मास्क भी नजर नहीं आएगा और ना तो यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोग नजर आ रहे हैं, यानी कि खुलेआम तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग या फिर आप कह सकते हैं कि कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन किया जा रहा है, धज्जियां उड़ाई जा रही है। तो जिले में अब तक कुल 13 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है जो कि एक्टिव मामले के तौर पर गिने जा रहे हैं और ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं एटा से जुड़ी हुई, जहां पर एक बार फिर से कोरोना विस्फोट हुआ है और अभी तक 13 मरीजों के पॉजिटिव होने की खबर सामने आ चुकी है। 13 कोरोना संक्रमित लोग पाए गए हैं। बाजार की स्थिति जरा गौर कीजिए कि किस तरीके से यहाँ पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे, ना ही किसी के चेहरे पर मास्क नजर आ रहा है, यानी कि किस तरीके से लोग खुद ही कोरोना को दावत देने का काम कर रहे हैं, ये इन तस्वीरों से साफ पता लगाया जा सकता है। तो एटा की ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं और साथ ही आपको ये खबर भी बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कोरोना विस्फोट हुआ जिसमें कि 13 कोरोना संक्रमित पाए गए। तो अगली खबर कानपुर से जुड़ी हुई है जहां पर सूर्य नमस्कार को
मजहबी रंग देने का मामला सामने आया। दरअसल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पत्र को बीजेपी ने आड़े हाथों ले लिया। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के मंत्री अनस उस्मानी का बयान जारी हुआ और मुस्लिम बच्चों के स्वर्गीण विकास को रोकना चाहता है। AIMPLB सूर्य नमस्कार बच्चों के विकास के लिए जरूरी है। अनस उस्मानी का ये कहना है। सूर्य नमस्कार एक तरह की एक्सरसाइज है। सूर्य नमस्कार से शारीरिक और मानसिक विकास होता है और AIMPLB चाहता है कि मुस्लिम बच्चों के अंदर हीन भावना पैदा हो जाए और मुस्लिम बच्चे खुद को मुख्य धारा से न जोड़ पाए। तो सूर्य नमस्कार और नमाज में बहुत समानता है, दोनों एक जैसे ही है। और उससे सूर्य नमस्कार एक एक्सरसाइज है और उससे पॉजिटिव एनर्जी का सोर्स है। मैं रोज सूर्य नमस्कार करता हूँ। मैं सुबह उठ के सबसे पहले सूर्य नमस्कार करता हूँ, नमाज भी अदा करता हूँ और नमाज और सूर्य नमस्कार में कोई डिफरेंस नहीं है, एक जैसा है बिल्कुल। एक तरह की एक्सरसाइज है, नमाज भी एक तरह की एक्सरसाइज है, साथ में वो इबादत भी है। लेकिन सूर्य नमस्कार कोई इबादत नहीं है। इसको जो भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है वो बहुत गलत कहा है, किसी दुर्भावना से कहा है और वो अल्पसंख्यक बच्चों के बीच में उनको मुख्य धारा में आने से रोकना चाहते हैं। उनके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी के संचार को रोकना चाहते हैं और जो भारत सरकार ने कोशिश की है कि सभी बच्चे सूर्य नमस्कार कर सके, क्योंकि ये साबित हो चुका है कि सूर्य नमस्कार से पॉजिटिव एनर्जी और फिजिकल एनर्जी दोनों ही मिलती है। सूर्य नमस्कार। और वहीं आगरा में बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ भी देखने को मिली। घर में बंधक बना करके लूट करने वाले बदमाशों से मुठभेड़ हुई। स्थानीय पुलिस और CIW और SWAT टीम से मुठभेड़ की खबर सामने आई। बदमाश सोनू पंजाबी और रोहित को मुठभेड़ में गोली लगी है। अभियुक्त से लूट के 5 लाख तमंचा और जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। तो महिला को बंधक बना करके बदमाशों ने 6 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया और पीड़ित ने 12 लाख रुपए की लूट कराई थी दर्ज। तो लूट की मुकदमे को दर्ज भी करवाया गया था। पीड़ित की तरफ से मुठभेड़ में घायल अभियुक्त सोनू पंजाबी उर्फ रोहित को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। इस पर अधिक जानकारी के साथ आगरा से हमारे साथ संवाददाता रिंकी उपाध्याय जुड़ चुके हैं। रिंकी, आपसे जानकारी चाहेंगे कि लूट का जो मामला सामने आया है, अभी तक इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी आपके पास? हम आपको वही बताना चाहेंगे फिर भी कि ये मामला कल परसों का है। घर में बदमाशों ने घुस के उनके घर वालों को बंधक बना के, उसे महिला माँ बेटी थी, उन दोनों को बंधक बना के बदमाशों ने लूट का अंजाम दिया था, जिसमें लूट बताया जाता है 12 लाख कैश वहां से बरामद करके वो ले गए थे। लेकिन आज सुबह आगरा प्रशासन ने बड़ी कामयाबी सफलता उनके हाथ लगी है। उन्होंने उन बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान एक गोली उनके वहाँ पैर में लगी है और उनको गिरफ्तार करके 4.5-5 लाख रुपए कैश बरामद किया है। 2 लोग गिरफ्तार कर लिया है और इलाज करने के लिए उनको इमरजेंसी में भर्ती करा दिया गया है। चलिए ठीक रिंकी, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबर जालौन से है, जहां पर 132 केवी ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। कालपी रोड स्थित ट्रांसफार्मर में भीषण आग लगी है। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। तो आग लगने के कारण शहर की विद्युत व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त नजर आ रही है। जालौन के उरई के कालपी रोड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे जिस ट्रांसफार्मर में आग लगी और तस्वीर से ये साफ बयां हो रहा है कि किस तरीके से धू करके ट्रांसफार्मर जलता हुआ नजर आया, जिसकी वजह से अब बिजली की खपत जो हो रही थी, अब ऐसे में लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ दिनों तक यहाँ पर बिजली गुल रहने वाली है। जालौन के उरई के एक क्षेत्र में ये बताई जा रही है कि ट्रांसफार्मर में अचानक से आग लग गई। 132 केवी ट्रांसफार्मर में भीषण आग लगी। ये जालौन की खबर, जहां पर कालपी रोड स्थित ट्रांसफार्मर में भीषण आग लगी। तो आपको तस्वीरें भी साथ ही दिखा रहे हैं। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड ने आग पर हालांकि काबू पा लिया। आग लगने के कारण शहर की विद्युत व्यवस्था ध्वस्त नजर आई। तो आग लगने के कारण फिलहाल बिजली गुल हो चुकी है, यानी कि विद्युत व्यवस्था पूरी तरीके से ठप हो चुकी है और इलाके में अंधेरा पसरा हुआ है। तो मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड ने हालांकि आग पर काबू पा लिया और फिलहाल इसके पीछे की जानकारी हाथ नहीं लग सकी है कि आखिर क्या वो वजह रही थी जिस वजह से ट्रांसफार्मर आग का गोला में तब्दील हो